हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं परेश सिंह राठौड़। आज की क्लास का हमारा टॉपिक आप लोगों के सामने है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। वैसे मोटिवेशन चैप्टर मैंने इसके बारे में आपको जब मैनेजमेंट के जो वीडियोस है मेरे उसके अंदर डायरेक्टिंग जो डायरेक्शन का एक चैप्टर है, डायरेक्टिंग एक चैप्टर है, मैनेजमेंट का फंक्शन है डायरेक्शन करना। और उसी डायरेक्शन के अंदर मोटिवेशन की एक मैंने आपको पोर्शन पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने मोटिवेशन की डेफिनेशन भी पढ़ा दी थी आपको, मोटिवेशन होता क्या है ये भी बता दिया था। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था मोटिवेशन की एक थ्योरी वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी, मैस्लो की। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी आपको। और वो वीडियो आप देख लेना, चेक कर लेना, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको मोटिवेशन होता क्या है वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा अपन रिव्यू भी कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं अच्छे से, वहां पे मैंने उसको बता रखा है मोटिवेशन के बारे में। प्लस एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी वहां पे मैंने डिस्कस कर रखी, एक ही करी थी। बाकी की थ्योरी को मैंने कहा था एक सेपरेट क्लास में करूंगा, और वो सेपरेट क्लास आज की क्लास है, जिसमें मैं बच्चे हुए जितने भी फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने थ्योरी मोटिवेशन के लिए थ्योरी दी है उन सबकी बात अपन यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन आपने देखे होंगे यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल्स है, और दुनिया भर के चैनल में हर किसी का चैनल में अगर व्यूज चाहिए तो मोटिवेशनल वीडियोस जरूर डालेंगे, जिससे क्या होगा, व्यू बढ़ेंगे, बच्चे देखना चाहते हैं। हर किसी को मोटिवेशन की आवश्यकता है आज की तारीख। हर किसी फील्ड में मोटिवेशन चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उसके कोई जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे फैमिली में क्या बोले पारिवारिक कोई भी इशू हो, चाहे लव इशू हो, जहाँ पे हर कहीं पे मोटिवेशन की आवश्यकता उनको है। तो हर कोई इंसान मोटिवेशन लेना चाहता है, मोटिवेशन अपने अंदर फुल मोटिवेट होना चाहता है, हर चीज में वो चाहता है कि मैं एक जो लेवल है मोटिवेशन का, उस मोटिवेशन लेवल को अप टू द मार्क, अप टू द बेंच मैं हमेशा रहूं। राइट, तो वही मोटिवेशन है। बस हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, यानी किसी भी संगठन के रिलेटेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन का क्या रोल है। और अलग अलग जो ऑथर्स है उन्होंने अलग अलग थ्योरी दे रखी है मोटिवेशन की, उसकी बातें करेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से बातें करेंगे। हर मोटिवेशन की थ्योरी को समझेंगे कि भाई क्या क्या थ्योरी दी और उन सब थ्योरी देने के उनके पीछे कारण क्या थे, और उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स दिए, किस तरीके से बातें की। तो मोटिवेशन होता क्या है ये मैं डायरेक्शन वाले चैप्टर में, डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूं। उसके साथ एक थ्योरी वहां पे डिस्कस कर चुका हूं, उसको मैं वापस यहाँ पे नहीं लूंगा, हल्का सा उसका रिव्यू करेंगे अपन। उसके बाद वाली जो थ्योरीज है उसको अपन यहाँ पे लेंगे, और भी दो तीन ऑथर्स है और उन्होंने भी थ्योरी दे रखी है, उनको भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन चैप्टर के हिसाब से, मोटिवेशन टॉपिक के हिसाब से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसको भी अपन यहाँ पे लेते हुए चले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये हमारे नोट्स है, वन एग्जाम के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, देख लीजिएगा, सारे ऐप के अंदर अवेलेबल है सारे नोट्स। इस प्रकार के सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसी प्रकार से है, और जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, उन सबके नोट्स इस प्रकार से ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो आपको नोट्स पढ़ने में आसानी रहेगी। राइट, और दूसरी बात, नोट्स को बनाने में हमने बहुत चीज़ों की सतर्कता रखी है, बहुत चीज़ों को बारीकी से लिया है, जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को लिया है, और वो करते हुए आपके लिए नोट्स बहुत ही मेहनत से काफ़ी टाइम स्पेंड करके हमने ये नोट्स बनाए, जो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो सिर्फ वन एग्जाम डॉट इन पे अवेलेबल होंगे। ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी मोटिवेशन की। राइट, तो यहां से अपनी क्लास को अपन प्रारंभ करते हैं। राइट, ठीक है। सबसे पहले, हालांकि मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ सारी चीज, लेकिन यहाँ पे अपन कुछ छोटी छोटी चीजें भी लेते हुए चलेंगे। क्या ये दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लैक ही रखते हैं, चलो। ओके, मोटिवेशन पढ़ा रहा हूँ, ब्लैक कलर मोटिवेशन का विपरीत माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो ब्लैक कलर सबसे बेस्ट कलर है। तो जब आपको दूसरे पूरे विचार ही ना आए, उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन का पहली चीज है कि दूसरे जो विचार है जो आपको पीछे खींचते हैं, या नेगेटिव थॉट्स है, उनको आप अलग रखें, और वो अलग सिर्फ ब्लैक कलर से ही आ सकता है। तो ब्लैक पहने, ब्लैक रहे, या फिर व्हाइट पहने और व्हाइट अपनी जिंदगी रखे। ये दो ही ऐसे कलर है जहाँ पे दूसरे नेगेटिव थॉट्स या दूसरी तरह की कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएगा, और आप फोकस रहोगे हर किसी काम के लिए। तो मैं ज्यादा प्रीफर ये दो कलर ही करता हूँ। चलो, डायरेक्टिंग के चैप्टर में मैं वापस बता देता हूं आपको। डायरेक्टिंग जो कहां पर है, जो मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया था, उसके कुछ 5 पार्ट, पार्ट 1 2 3 करके 5 पार्ट्स है टोटल। ठीक है, उसके अंदर एक डायरेक्टिंग का पार्ट है, उसके अंदर मैंने मोटिवेशन बताया था, उसकी डेफिनेशन भी आपको करवाते हुए वहां पे चला हूं मैं, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी मैंने करी। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन को वापस रिव्यू कर लेते हैं। मोटिवेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बात तो आप बाकी समझते ही हो। डेफिनेशन क्या है, एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, उसको लेते हैं अपन। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग, it is a process of making subordinates to act
in a desired manner to achieve certain ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैंने बताया था मोटिवेशन हर फील्ड में चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का क्या रोल है, कैसे हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट रखें। पहले मोटिवेशन समझेंगे तभी तो हम किसी को मोटिवेट रख पाएंगे, और क्या फैक्टर काम करते हैं, क्या फैक्टर रोल निभाते हैं किसी भी बंदे को या किसी भी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में। तो वो सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। मेन बातें यही है जिसके इर्द गिर्द सारी थ्योरियां घूमेगी। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, ये प्रोसेस है एक तरीके से क्या करने का, ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट, जो भी आपके सबऑर्डिनेट से एम्प्लॉइज है, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करें आप, फॉर मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, जिस मैनर में, जिस सांचे में, जिस तरीके से, जो सिस्टम में आप उनसे काम करवाना चाहते हैं वो काम वो कर ले। इसलिए उनको क्या करना है, आपको उनको क्या करना है, प्रेरित करना है, उनको क्या करना है, उस सांचे में उस तरीके से डिजायर मैनर में काम करवाने के लिए, अपने उद्देश्य में काम कराने के लिए आपको क्या करना है, प्रेरित करना है। किस लिए करते हैं अपन ये, ताकि हमारा जो मुख्य बड़ा गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, सबसे बड़ा गोल है, हमारे संगठन का जो लक्ष्य है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हम उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। राइट, तो वही क्या डेफिनेशन है, वो है मोटिवेशन की। अच्छा, मोटिवेशन करने वाले को क्या बोलते हैं सर, उसको मोटिवेटर बोलते हैं। जो मोटिवेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेटर। अच्छा, मोटिवेटर तो हो गया कि जिसको अपन करते हैं, मोटिव क्या हो गया, जो भी हमारा लक्ष्य है भाई, किस डिजायर मैनर, जिस डिजायर मैनर में हमें काम करवाना है वो हो गया मोटिव। मोटिवेटर क्या करता है, मोटिव करता है। इन सबको, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर मोटिवेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोटिवेशन बोला जाता है। ये भी बात मैं वहां पे करवा चुका हूं। उसके साथ जब अपन ये मोटिवेशन का थ्योरी पढ़ रहे थे, जब अपन मोटिवेशन की बातें कर रहे थे, दैट टाइम मैंने एक ऑथर की पढ़ाई थी जो सबसे ज्यादा फेमस है, मैस्लो, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाई थी मैंने वहां पे आपको, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। किसकी पढ़ाई थी, मैस्लो की। किसकी पढ़ाई थी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है, नीड हायरार्की, जरूरत है क्या है एक आदमी की, अगर जरूरतों को पूरा कर दिया तो वो उस चीजों के लिए मोटिवेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे काम करते हो और काम करने के बाद सुबह शाम आप 1 महीने तक लगातार कहीं पे जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, कार्य कर रहे हो, आप काम कर रहे हो वहां पे, लेकिन आपको अगर 1 महीने का काम करने के बाद भी आपको खाने के लाले पड़ रहे हैं, आपको सेफ्टी नहीं है, आपको सिक्योरिटी नहीं है, आपके जो दिनचर्या में बेसिक नीड्स है, आपकी नीड्स क्या, रोटी कपड़ा मकान, अगर ये भी पूरी नहीं हो रही, तो आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, प्रेरित नहीं होंगे। और आप क्या करोगे, ठीक है कर रहे काम को, मतलब ज्यादा इच्छा से मोटिवेट होकर काम नहीं, या फिर उस काम को छोड़ के किसी और काम की ओर आप मोटिवेट हो जाओगे। तो अगर उसी काम में आपको मोटिवेट रखना है उस एम्प्लॉइज को, जहां पे आप लगातार 1 महीने से काम कर रहे हो, और उसी काम में आपको मोटिवेट रखना है, तो हम वो जो एम्प्लॉयर है जो वहां पे आपसे काम करवा रहा है, जो मालिक है वहां का, और वो चाहता है कि आप रेगुलर उसके वहां पे आओ, तो आपकी जरूरतों को उसको पूरा करना पड़ेगा। आपकी जरूरतों को पहले समझना पड़ेगा। आपकी जरूरतों को समझने के बाद एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की क्या जरूरत होती है उसको समझना पड़ेगा, उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा। नीड्स को समझने के बाद उनकी पूर्ति कैसे की जाए वो करनी पड़ेगी। वो पूर्ति अगर उनकी नीड्स की कर दी तो वो बंदा हमेशा ही अपने काम के लिए क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। सिंपल सी थ्योरी, बेसिक सी थ्योरी, जो बेस्ट थ्योरी मानी गई है वो मैस्लो की मानी गई है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छी तरीके से मैं वहां पे करवा चुका हूं। थोड़ी सी बात रिवीजन के तौर पे यहां पे कर लेते हैं। मैस्लो ने क्या बोला था, इसका नाम पूरा क्या था, अब्राहम मैस्लो। क्या नाम था इसका, अब्राहम मैस्लो। देख लेना, ये अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। ये अब्राहम मैस्लो, इसने ये थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, मोटिवेशन नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। ठीक है, क्या दिया था मोटा मोटी, मैंने वहां पे आपको बताया था इस तरीके से, कुछ ऐसे कुछ मैंने ट्रायंगल करके बताया था वहां पे। राइट, इसने अपनी थ्योरी को कितने टोटल 5 भागों में बांटा है। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 भागों में बांटा था। ये एक ह्यूमन, इसने एक किताब लिखी थी, आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात इसके बारे में। इसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था अ थ्योरी ऑफ, याद रखना, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। वहीं से इसकी ये क्या ली हुई है, मोटिवेशन थ्योरी। वहां पे इसने इस पूरी थ्योरी को नीड हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बताई थी। उस किताब के अंदर एक बुक लिखी थी इसने, बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मानवता में मोटिवेशन, यानी एक इंसान में मोटिवेशन की क्या क्या थ्योरी हो सकती है, वो थ्योरी इसने वहां पे प्रोपाउंड की थी, बताई थी, और उसके साथ इसने ये थ्योरी भी दी थी। ठीक है, 5 बातें करी थी उसने बोला सबसे पहले किसी भी इंसान का बेसिक नीड की उसको जरूरत होती है। तो बेसिक
साइकोलॉजिकल, आप वो वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार रिव्यू करा रहा हूँ। बेसिक, हर इंसान की एक साइकोलॉजिकल बेसिक नीड होती है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है उसकी सेफ्टी, या इसको बोलते हो सिक्योरिटी नीड्स कह दो, क्या कह दो, सिक्योरिटी नीड्स। फिर आप उसको कह दो एफिलिएशन नीड्स, या कह दो बिलोंगिंग नीड्स। फिर उसकी आती है एस्टीम नीड्स, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये बोलता है हर इंसान में 5 तरह की नीड्स होती है। सबसे बेसिक होती है, बेसिक सबसे पहले स्टेप ये होती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। हर इंसान की एक साइकोलॉजिकल नीड है, बेसिक मूलभूत सुविधा उसको चाहिए, जैसे कि क्या, रोटी कपड़ा मकान, मैंने आपका, जैसे कि उसको एयर चाहिए सांस लेने के लिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फूड चाहिए उसको, स्लीप चाहिए, एक समय पे सोना, उसके शरीर को हेल्थ इश्यू ना हो। तो ये बेसिक नीड है। आपको उसको सबसे पहले तो उसकी बेसिक नीड को, यानी आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करवा रहे हो, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, सोने का कुछ टाइम जैसे नैप ले सके वो कुछ टाइम होना चाहिए, रेस्ट का भी टाइम होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको खाना वाना खाने का टाइम दो। आप पूरे दिन उसको कतोगतर काम कराओगे तो काम नहीं करेगा, या काम करेगा लेकिन वो मोटिवेट नहीं होगा उस काम के लिए, कि भाई उसको बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, वो आराम से, तभी 1 घंटे का लंच भी रखते हैं आपको बताओ। तो ये लंच वंच रखने का कारण ही ये है कि बेसिक नीड पूरी हो पहले तो इंसान की, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जब ये पूरी हो जाएगी तब उसकी दूसरी नीड की ओर जाएगा, यानी यहाँ पे एक टाइम के लिए तो वो मोटिवेट हो जाएगा जब इस तरीके की उसकी नीड्स पूरी हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद ये नीड्स उसको छोटी लगेगी, उसकी दूसरी नीड, दूसरी इच्छाएं जगेगी, दूसरी उसकी जरूरतें जगेगी। तो एक एम्प्लॉयर को, उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन में उसकी दूसरी नीड्स को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरी नीड उसकी क्या जगेगी, जब पहली नीड जब जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या होगा, जैसे ये चीजें आपने उसको प्रोवाइड करा दी, कुछ समय के लिए तो मोटिवेट रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका मोटिवेशन लेवल नीचे गिरता जाएगा, वो ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरतें शिफ्ट हो गई है, अब उसकी जरूरतें शिफ्ट होगी, अब उसको कोई और चीज चाहिए। तो आपको एज एन एम्प्लॉयर समझना है उसको अब क्या चीज की जरूरत होगी। तो मैस्लो कहता है कि जैसे ही आपका बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है किसी इंसान की, दूसरी नीड उसके अंदर जगती है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड। कौन सी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में वो क्या मानता है, वो मानता है जैसे कि जॉब सिक्योरिटी हो, मेरी ऐसी जगह काम करूं जहां मुझे कभी भी निकाला ना जाए, या इस तरह की सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो। प्लस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है मेरा, वहां अगर मेरे को कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए। और जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां वर्किंग काम कर रहा हूं, वहां पे सेफ जगह हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्की हो। रिस्की होगा तो वो क्या करेगा, थोड़े दिन बाद वो जगह छोड़ देगा, या फिर उसके लिए मोटिवेशन उसके लिए खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपने उसकी बेसिक नीड पूरी करी, उसकी नीड शिफ्ट हो गई, आपने उसकी दूसरी नीड भी पूरी कर दी। क्या, कि भाई आपका इंश्योरेंस करवा लिया है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है, फैमिली को रहने की जगह दे दी। इस तरीके के आपने क्या कर दिया, उसकी सेफ्टी की नीड्स को पूरे कर दिया। लेकिन एक समय के बाद ये भी नीड उसकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे ये पूरी होगी उसकी नीड शिफ्ट होती जाएगी। अब इंसान को तीसरी क्या चाहिए, तीसरी उसको चीज चाहिएगी एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब हुआ बिलोंगिंग नीड्स। क्या होगी, बिलोंगिंग। अब उसको चाहिएगा कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें मेरे इस तरीके से मेरी फ्रेंडशिप हो, लोग हो, मेरा सोशल लाइफ हो, मेरी क्या हो, सोशल लाइफ हो मेरी, लोग मुझे जाने हैं, मेरी दोस्ती हो, बिलोंगिंगनेस, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं। तो आप क्या करोगे, आप पुराने एम्प्लॉयज होंगे जो काफी टाइम से आपको यहाँ काम कर रहे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, इस तरीके का कोई ग्रुप बनाओगे। उस ग्रुप में आप उनको बताओगे कि आप हमसे बिलोंग करते हो, यानी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हो। तो उसको जब लगेगा कि यस, ये मेरा सिर्फ यहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके की जब उसकी नीड्स को पूरी की जाएगी तो वो और मोटिवेट होगा और वो और काम करेगा। राइट, उसको एनवायरमेंट, फ्रेंडली एनवायरमेंट देना पड़ेगा आपको। राइट, आपको उसको जैसे कि फ्रेंड्स आपके वहां पे बना सकता है वो, ठीक है, ग्रुप होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रुप में वो मिलेंगे जुलेंगे, उनकी फैमिलीज मिलेगी। इस तरीके की भी आपको उसकी नीड्स को पूर्ति करनी पड़ेगी। राइट, इस तरह की नीड की भी पूर्ति करनी पड़ेगी, यानी कि वो फैमिली चाहता है अपनी, ऐसा नहीं कि वो सुबह शाम, अगर आदमी एक यहाँ पर काम कर रहा है, उसकी फैमिली वैमिली नहीं रहती है, वो चारों 24 घंटा आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपने उसकी सेफ्टी और बेसिक नीड पूरी कर दी, लेकिन एक समय के बाद उसकी नीड आएगी कि मेरी भी एक परिवार हो, मेरी भी फ्रेंड्स हो, मैं भी वहां पे कुछ सोशल लाइफ हो, मेरी सोशल ग्रुप हो, तो ये नीड्स उसके अंदर जगेगी। तो मैस्लो कहता है ये नीड जगह तो आपको इसकी भी पूर्ति करने की, कोई ना कोई आपको इसकी क्या करनी है, उस नीड को सेटिस्फाई करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही तीसरा आपने किया, फिर वो मोटिवेट हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जैसे ये पूरी होगी, अब उसकी आ जाएगी एस्टीम नीड्स, जो कि नंबर 4 पर है। एस्टीम नीड्स क्या बोलता है, एस्टीम नीड्स बोलता है कि भैया अब मेरे पास सब हो गया, अब देखो भैया अपन को चाहिए फुल रेस्पेक्ट। क्या हो जाएगी, सेल्फ रेस्पेक्ट।
क्या हो जाएगी, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी एक पोस्ट होनी चाहिए, मेरा पद होना चाहिए, अचीवमेंट्स होने चाहिए, इतने सालों से मैं यहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतने नाम से रगड़ रहे हैं मुझे कंपनी वाले, अचीवमेंट कुछ है ही नहीं, मेरे पास अवार्ड कुछ है नहीं मेरे नाम का, राइट, मेरी रेपुटेशन कुछ नहीं है, ठीक है, अटेंशन चाहिए उसको कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्या मुझे अटेंशन दिया जाए, कई साल पुराना है, सीनियर मोस्ट है, इस तरीके की आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, जैसे ये नीड्स उसकी क्रिएट होती है, आपको ये भी पूर्ति करने के लिए उसको पद देने पड़ेंगे, पोजीशन देनी पड़ेगी, थोड़ी इज्जत देनी पड़ेगी उसको। और जैसे ही इंसान की चौथी पूरी हो जाती है, वो पांचवी सबसे लास्ट वाली, मैस्लो कहता है कि सबसे लास्ट होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है, अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चाहिए जस्टिस होना चाहिए दुनिया में, सच्चाई होनी चाहिए दुनिया में, विजडम होना चाहिए दुनिया में, इस तरीके की बातें करने लगा। क्योंकि ये चारों नीड्स उसकी पूरी हो गई, तब अब इंसान एक ह्यूमन किसकी ओर जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी उसको लगेगा दुनिया में शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, मेरे साथ भी जस्टिस होनी चाहिए हर चीज का। तो हमेशा देखना, कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा जो पहले बार काम करता है तो आता है क्या बोलता है, कैसे भी नौकरी दिला दो। नौकरी देने के बाद वो बोलता है कि यार थोड़ी बहुत सिक्योरिटी वगैरिटी तो होनी चाहिए यार, जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद उसके मन में आता है कि यार थोड़ा ग्रुप ग्रुप बने, नहीं तो उसका लगाव नहीं बैठेगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद आती है भाई यार इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा तो कोई पोजीशन बढ़ ही नहीं रही है, मेरे को कुछ और भी चाहिए, मेरे को पोजीशन दो, अवार्ड दो, अचीवमेंट्स दो। ये जब सारी चीजें हो जाएगी ना, अब वो बोलेगा यार मेरे साथ तो धोखा ही हो रहा है, जस्टिस हो ही नहीं रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो काम सही नहीं हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ एनवायरमेंट है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी है, इस तरीके की वो बातें करेगा। तो जो सबसे लास्ट वाली होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ये नीड्स भी उसकी अगर सेटिस्फाई कर दी, तो बंदा फुल टू मोटिवेट रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कार्य के लिए। ये बोलता है मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ थ्योरी, वो बोलता है एक हायरार्की, एक चेन, एक रास्ता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा नहीं कि सीधे एस्टीम आ जाएगी, एस्टीम नहीं आएगी, पहले साइकोलॉजिकल नीड आएगी, फिर सेफ्टी मांगेगा, फिर बिलोंगिंगनेस मांगेगा, फिर एस्टीम आएगा, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट आएगा। जब ये सारी चीजें अचीव हो चुकी होगी तो सबसे लास्ट वाला पड़ाव कौन सा होगा, ये वाला, राइट। ये किसकी थ्योरी थी, ये थी सब किसकी, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, जो कि मैं वहां पे ही पढ़ा चुका हूं, और यहाँ पे मैंने काफी कुछ डिस्कशन, आपको 15 मिनट का डिस्कशन यहाँ पे भी मैंने कर दिया, राइट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं अदर थ्योरीज यानी टोटल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। दो तरीके के कंटेंट होते हैं, एक होता है थ्योरीज जो है, एक वो कंटेंट बेसिस थ्योरीज भी, कंटेंट थ्योरीज कहा गया, क्या बोला गया, कंटेंट थ्योरी, और दूसरे को बोला गया आपका प्रोसेस थ्योरी, क्या बोला गया, प्रोसेस थ्योरीज। अलग अलग ऑथर हुए, अलग अलग ऑथरों ने अलग अलग चीजों पे दी, किसी ने, कईयों ने कंटेंट थ्योरीज दी, जैसे मैस्लो की कंटेंट थ्योरी, यानी कंटेंट यानी नीड, कोई चीज है उसको चीज चाहिए। कोई बोलता है प्रोसेस, यानी धीरे 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 प्रोसेस में आप इजाफा करोगे, चेंज करोगे तो अपने आप वो मोटिवेट होता जाएगा। तो कई ऑथर ने प्रोसेस के बेसिस पे थ्योरी दी मोटिवेशन की। तो दोनों है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कंटेंट, जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मानी गई। देखो हर किसी को बदले में कुछ चाहिए होता है, लगातार मैं प्रोसेस करूंगा, किसी आदमी को मोटिवेट करूंगा, नहीं नहीं उसकी सेमिनार लूंगा, उसको मोटिवेट करता रहूंगा, तो कुछ नहीं होगा, वो भरा हुआ आग का गोला होगा, लेकिन वो फूट नहीं पाएगा, क्योंकि उसको फूटने के लिए कोई जगह चाहिएगी। यानी अगर मैं सिर्फ आपको ज्ञान बातें करता रहूंगा कि नहीं नहीं यहाँ क्लासे मैं सारी बंद कर दूं, और सिर्फ आपको बोलूँ आप बिल्कुल मोटिवेट रहिए, एग्जाम है आपको क्लियर करना है, आपको यूजी नेट है उसको क्लियर करना है आपको, या कोई और सब्जेक्ट उसको क्लियर एग्जाम उसको क्लियर करना है, और सिर्फ मोटिवेशन की बात करूंगा, रोज सुबह उठोगे शाम को सोओगे, अरे भैया कंटेंट का है, सिर्फ प्रोसेस से कोई थ्योरी सक्सेस हो सकती है कि आपको कंटेंट तो चाहिएगा। मुझे ये पता है कि अगर पास होना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट आपके पास होना जरूरी है। तो कई ऑथर्स ने कंटेंट्स पे दी, कईयों ने प्रोसेस पे दी। अपन देखते हैं प्रोसेस वाली तो कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी है, जिसको प्रोसेस थ्योरी को दूसरा नाम बोला जाता है कॉग्निटिव, क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव थ्योरीज कहा गया है इनको, नाम याद रख लेना, बाय चांस सवाल आ जाए इस तरीके से कि प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन या कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, प्रोसेस थ्योरी। ठीक है, ये हमेशा किसके ऊपर, इसकी बात करता है, छोटा है जो इसकी पहले बात करता है, ये हमेशा किसके ऊपर बेस करता है, ये बोलता है ह्यूमन बिहेवियर पर। ये किस पे, ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेस जो है ना उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा, किस पे, ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। यानी मैंने अभी बताया जो आपको कि एक इंसान का नैतिक मॉरल रास्तों पे चलोगे, नैतिकता के रास्तों पे चलोगे, तो आपका क्या होगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ये सब जो बाबा बातें करते हैं सारे, यानी आपका बिहेवियर आप चेंज करो, दैट मीन आप मोटिवेट होंगे, आप हर काम के लिए मोटिवेट रहेंगे। यानी आपको उसको सिस्टमेटिक रूप से अपने बिहेवियर को चेंजेस लाना है, उसके बेसिस पे सारी थ्योरी दी गई है, वो दी गई है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी टोटल ये एक ही बात याद रखना है, ये क्या, कि ह्यूमन
बिहेवियर के ऊपर, बेसिस के ऊपर, प्रोसेस, ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेस के बेस के ऊपर ये थ्योरी दी गई। ठीक है, कौन कौन ऑथर है इनकी बात करते हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी, उनका सिर्फ नाम याद रखना आप। सबसे पहले नाम लिखता हूं मैं, एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी क्या बोलता है, टोटल एक एक शब्द में सारी बात कर दूंगा। ये बोलता है बैलेंस्ड गिव एंड टेक। ये बोलता है हर इंसान का गिव एंड टेक वाला रिलेशन। गलत बात ये भी नहीं कहते, ये भी सही बात कहते हैं। हर इंसान का गिव एंड टेक वाला रिलेशन। अगर आप किसी को कुछ चीज दोगे तो बदले मिलेगा, वो बोलते हैं इज्जत दो इज्जत मिलेगी। दैट मीन्स बैलेंस, आप गिव एंड टेक रिलेशन को हमेशा बैलेंस रखोगे, इक्विटी की थ्योरी के ऊपर बेस रखोगे, यानी एक समान रखोगे, तो अपने आप मोटिवेट होगा। अगर एम्प्लॉय आपको कुछ दे रहा है बदले में काम करके, तो आप एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दो, ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट दो, ज्यादा उसके साथ अच्छा बिहेवियर करो, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से होगा कि वो और मोटिवेट होगा कि यस, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज कर रहा हूं उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन मुझे भी वापस रिटर्न में कुछ ना कुछ दे रही है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुझसे ले रही है, राइट। तो बोलता है, एडम बोलता है इक्विटी थ्योरी होनी चाहिए, बैलेंस रखो गिव एंड टेक वाला, तो अपने आप मोटिवेट होगा बंदा। दूसरी बात, दूसरा कौन था, दूसरा था व्रूम्स। नाम याद रखना, नोट्स पे सारे दे रखे। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है वी एक्सपेक्ट व्हाट वी प्रिडिक्ट। मतलब जो इंसान जो सोचता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैंने यार इस साल बहुत अच्छा काम किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट मींस मेरा प्रमोशन होना चाहिए। अब मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, दैट मींस मैंने प्रिडिक्ट किया। तो जो मैंने प्रिडिक्ट एक्सपेक्ट किया, दैट वी एक्सपेक्ट दैट व्हाट वी प्रिडिक्ट। हम वो प्रिडिक्ट करते हैं, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने बोला फ्यूचर में जाके मेरा क्या होना चाहिए, फ्यूचर में जाके मेरा क्या होना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। ये मैंने प्रिडिक्ट किया क्योंकि इसी स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो रहे हैं। अब जब प्रिडिक्ट किया, दैट मीन मैंने एक्सपेक्ट भी कर लिया, यानी ये होना ही चाहिए, मैंने सोच लिया, मान लिया। तो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है, जो बंदा प्रिडिक्ट कर लेता है आगे, वो एक्सपेक्ट भी करता है, और एक्सपेक्टेशन करता है तो उसके एक्सपेक्टेशन को उसको खरा उतरना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को खरा उतरना चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी दैट मीन्स उसको मोटिवेट करना है तो उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा करो। अब मेरा तो कहना है एक्सपेक्टेशन किसी चीज का रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रूम बोलता है अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखता है तो उस एक्सपेक्टेशन पे ऑर्गेनाइजेशन को खरा उतरना चाहिए, यानी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहिए। पूरा करेगा तभी वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा उस काम के लिए, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर चुका है मेरे साथ ऐसा होगा। जब प्रिडिक्ट कर चुका है, ऐसा मान ही चुका है, अगर अपन नहीं करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, और दिल टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही जो आजकल का होता है, डिप्रेशन विप्रेशन, ये सारी चीजें हो जाएगी, मतलब डिमोटिवेट हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, जो भी कहते हैं, राइट। तो व्रूम की कहना ये है। और तीसरा एक इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है केलर्स ड्राइवर्स। ठीक है, केलर्स ड्राइवर्स का बोलता है, ये बोलता है, ये भी कोई ऑथर है, कुछ कम फेमस है, इसने बोला आई मस्ट बी परफेक्ट स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा। मैंने बोला था ना, ये थ्योरी टोटल प्रोसेस पे, ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेस पे, देखो सारी बात की, गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखो, उसने प्रीडिक्ट कर लिया, मान लिया तो उसका मान रखो, अगर नहीं माना तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। केलर्स क्या बोलता है, केलर्स बोलता है कि हर इंसान ऐसा होता है, मतलब उस इंसान को आपको मोटिवेट करना है तो उसके अंदर आपको मोटिवेशन थॉट्स बनने पड़ेगी। जैसे ये वो है ना, क्या नाम उसका, संदीप महेश्वरी, इस तरीके से कि आप बहुत कर सकते हो। और भी कई मोटिवेशनल है मार्केट में बहुत सारे, वो जैसे माइक लगा के और दुनिया भर के सूट वूट पहन के आते हैं ना, बोलते हैं यू आप कर सकते हो, यू आर परफेक्ट, यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। इस तरीके के जो बड़े बड़े नेता डायलॉग मारते हैं ना, वी कैन डू इट। मेरे ख्याल से ओबामा ने बोला था वी कैन करके, अमेरिका में एक उसने चलाया था कैंपेनिंग। तो ये क्या है, ये उस थ्योरी को बेसिस करता है। अगर आपको उसको मोटिवेट करना है, दैट मीन्स उसके अंदर ये भाव जगाओ कि तू परफेक्ट है, तू स्ट्रांग है, यस आई मस्ट बी परफेक्ट, आई मस्ट बी स्ट्रांग, मैं कर सकता हूं, होगा। या उस ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को बोलो तू कर सकता है, तू होगा। इस तरीके से आप उसको क्या बोलो, सिर्फ ये आस्था चैनल वाले उसको क्या, आस्था और ये संस्कार चैनल आते हैं ना, इसमें उसको मोटिवेट करो, उसको बोलोगे यस तू कर सकता है, उसके अंदर वो भाव भरो, उसके अंदर पूरा से मतलब ख्याली पॉप पुलाव उसके अंदर भरो, क्या तू कर सकता है, तू या जैसे हम करते हैं, सीधी सी बात है, जितने में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो करते हैं क्या,
कि जब एग्जाम होते हैं, जब बच्चों में मोटिवेशन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, तुम कर सकते हो, तुमने अच्छी तैयारी की है, क्या चीज़ है जो तुमने नहीं पढ़ी है। इस तरीके से मोटिवेशन जब मैं उसको लेक्चर दूंगा या कोई भाषण दूंगा तो क्या होगा, उससे वो मोटिवेट हो जाएगा। ये केलर्स बोलता है इस तरीके से भी मोटिवेट हो सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर चेंज होना चाहिए, बंदा मोटिवेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, 3 चीजें हैं जो ह्यूमन बिहेवियर पर डालिए, इसके बेसिस पे करिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस बेस्ड है, इसको एक्सेप्ट कम करते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले, क्योंकि कंटेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बातों नहीं वाली बातें हैं। आपको ऐसे मोटिवेट करना है तो सिर्फ आप उनको बातों से मोटिवेट करना है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहता है हमेशा कंटेंट होना चाहिए, कोई चीज परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैस्लो को भी अपने पढ़ा, उसने एकदम देखो थ्योरी वाली बातें करी, उसने बोली परफेक्ट बातें करी, मतलब बोलते हैं ना खुद आजमा के बातें करी कि देखो 5 तरीके की ह्यूमन होता है, मतलब उसमें नीड होती है। और ये सही बात भी आप खुद भी अपने ऊपर लागू करके देख लो। सबसे पहले हमें ये चाहिए होता है साइकोलॉजिकल नीड, फिर हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, फिर ऐसे करते 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 हमारी नीड्स बढ़ती है। तो उसकी बातों को थोड़ा सा जेन्युइन लगता है, ना कि इन जो प्रोसेस बेस्ड वाली थ्योरीज है जो जेन्युइन लगे। ठीक है, मैंने बता दी, नाम याद रख लेना, किसने क्या बोला था, उसकी एक एक टैगलाइन भी आपको यहाँ पे रख दी है ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। ठीक है, एक टैगलाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इसने ये बोला था, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरी देने वाले कौन कौन है, उनके नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अपना वैसा भी है कौन, मैस्लो। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी थी इसकी। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बड़ी ये बाकी सबने लगभग इसको ही कॉपी किया है सबने। जैसे पहला वाला दूसरा जो नाम लिख रहा हूं तो टोटल इसी की कॉपी है, एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी क्या है अभी पढ़ेंगे अपन, जो टोटल इसी की कॉपी है, कुछ नहीं है, इसी की बातों को थोड़ा सा उसने शॉर्ट कर दिया, किसको, मैस्लो की बातों को। फिर अपन पढ़ेंगे कौन, हर्जबर्ग की, ये फेमस है जो थ्योरी में लिख रहा हूं, कंटेंट वाली सारी फेमस है। हर्जबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी, जिसको दूसरा नाम हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, फिर अपने सामने आता है कौन, मैस्लो की तो बात कर ही चुके अपन। फिर अपन करते हैं एक मिनट, मैकलेंड्स एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। ये मैकलेंड ने एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी दिया थी। ठीक है, जिसको हम 3 नीड मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 नीड मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं, यानी ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ये तो फर्स्ट वाला अपन पढ़ चुके हैं, यानी 1 नंबर ये, दूसरे नंबर ये, डिटेल में पढ़ने वाले इन तीनों को। ठीक है, बाकी ये सारी अपन ने बात करी ली, इन तीनों के बारे में बात कर ली, ये कहना क्या चाह रहे थे, इससे ज्यादा इसमें इन थ्योरी में कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी देख लेना। तो ये 3 थ्योरीज है जो अलग अलग विचारधाराओं पर बेसिस है, कंटेंट बेस्ड है, उनको आज अपन क्लास में आगे से आगे लेते चलते हैं। ठीक है, चलो अच्छी तरीके से करेंगे, डिटेल में करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले किसको ले, इसको ले लेते, क्या नाम है इसका, ईआरजी थ्योरी को ले लेते हैं, क्योंकि मैस्लो जस्ट पढ़ा है आपने, तो ईआरजी थ्रू आप ईआरजी समझने में आसानी होगी। चलो ईआरजी थ्योरी को लेते हैं। ईआरजी थ्योरी किसने दी थी, पहले तो ये समझ लिया आपको किसने दी थी, उसका नाम याद रख लीजिएगा, कैल्टन पी एल्डरफर। मुझे भी थोड़ा थोड़ा इनका याद है, पूरा नाम इनका याद रखने की जरूरत नहीं, अपनी जाति क्या है, कास्ट क्या है, आपको याद क्या रखना, एल्डरफर याद रखना। ठीक है, ये क्या है, ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी कुछ नहीं है, मैस्लो थ्योरी थी, उसमें कुछ इसने लिमिटेशन लगा दिए। यानी इसने क्या किया, इंपोर्ट्स सम लिमिटेशन ऑन मैस्लोस नीड्स थ्योरी। जो मैस्लो की नीड जरूरत की थ्योरी थी, मैस्लोस की नीड थ्योरी थी, उस मैस्लो की नीड थ्योरी में इसने थोड़ा सा लिमिटेशन लगा दिया। यानी मैस्लो ने कितने बताए थे, 5 स्टेप बताए थे ह्यूमन नेचर के, इसने कह दिया वो 5 की जगह 3 ही है। अब वो 2-2 करके मिक्स करके इसने 3 बता दिए। सारे अपन जस्टिफाई करेंगे किस तरीके से इसने बताया था और क्या है वो 3। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से क्या जाना था, इसको बोलता है 3 लेवल ऑफ नीड्स थ्योरी। क्या थी, 3 नीड थ्योरी थी, 3 नीड मॉडल था, और ये क्या थी, ये 3 लेवल ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, ये भी कह देते हैं अपन इसको, इस नाम से भी कई लोग बुलाते हैं। ठीक है,
3 लेवल ऑफ नीड थ्योरी में क्या है, इसने बोल दिया कि हर इंसान का, हर ह्यूमन का 3 लेवल में नीड होती है। 5 बात जो मैस्लो ने बोली है वो बहुत ज्यादा उसने एलोबरेट कर दी। ये बोलता है मेरा मानना है कि 3 लेवल में आदमी का नीड की होती है। सबसे पहली बात उसी की करेगा, बस उसने 3 लेवल कर दी। सबसे पहली बात यहां पे उसने लिख दिया, सबसे पहले क्या होता है, ईआरजी लिखा ना अपने, ईआरजी एक एक को 3 ही लेवल है। ईआरजी क्या बोलता है, सबसे बोलता है आदमी का एग्जिस्टेंस। सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ सबसे पहले उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए भाई एग्जिस्टेंस, यानी जहां पे वो काम कर रहा है उसका वहां पे महत्व, वहां की उसकी अस्तित्व तो होना चाहिए। अस्तित्व यानी सबसे पहले तो उसको, जैसे मैस्लो ने बोला था, क्या बोला था मैस्लो ने बोला था साइकोलॉजिकल नीड प्लस सेफ्टी, और उसको बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। ये पढ़ा था अपन ने मैस्लो का। बस ये दोनों चीज को क्या बोलता है, इस दोनों चीजों को नाम बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरी। क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस बदल दो। एग्जिस्टेंस यानी आदमी को देखो रोटी कपड़ा मकान खाना पीना ये चाहिए, उसके साथ साथ उसकी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सुरक्षा, यानी एलआईसी बीमा वीमा ये सब पॉलिसी वॉलिसी सब, उसके साथ सेफ एनवायरमेंट, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज आदमी को चाहिए। एग्जिस्टेंस उसका सही होना चाहिए, जहां वो कार्य कर रहा है वहां कार्य में उसको ये मूलभूत सुविधा तो मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ उसका क्या होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, उसको क्या ना वो सेफ फील करना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, वो जहां पे काम कर रहा है वहां वो जिंदा रहे कि नहीं रहे, ये उसके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए। यानी उसके अंदर क्या होना चाहिए कि भैया जहां पे मैं काम कर रहा हूं वहां पे स्टे अलाइव, मैं जिंदा रहूंगा एंड सेफ हूं। सीधी सी बात है, क्या है, सेफ हूं। इसको बोलता है बेसिक लेवल, ये सबसे बेसिक लेवल है एक इंसान का, एग्जिस्टेंस। यानी उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 कुछ नहीं करेगा ये, मैस्लो की थ्योरी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा। नंबर 2 बोलता है ई हो गया, यानी एग्जिस्टेंस यानी साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ये दो ही है। दूसरा आर, रिलेटनेस। रिलेटनेस बोलता है, रिलेटनेस मतलब वही जो अपन ने पढ़ा था मैस्लो में, क्या पढ़ा था, तीसरा क्या था मैस्लो के अंदर अपन हायरार्की में पढ़ा था ना, ये बेसिक नीड्स, सेफ्टी, बेसिक नीड्स, एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस, इसको रिलेटनेस भी कहते हैं, और एस्टीम नीड्स, एस्टीम अचीव सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब। तो बोलता है रिलेटनेस होना चाहिए। रिलेटनेस कैसे होना चाहिए, रिलेटनेस होना चाहिए यानी दो थ्योरी वापस कर दो कि भाई कोई भी आदमी आफ्टर सेफ, सेफ होने के बाद क्या करेगा, सेफ एंड सिक्योर, जब वो सेफ और सिक्योर अपने आप को फील करेगा तो वो क्या करेगा, वी डील विथ, सेफ एंड सिक्योर होने के बाद हम किस में डील करते हैं, वी डील विथ आवर सोशल नीड्स एंड interested in relationship with other people and our status in society। ये चीज चाहिए। जैसे अपन सेफ सिक्योर लगे, अपन को लगा नौकरी वोकरी सरकारी नौकरी लगी, बढ़िया बढ़िया सब सही है। अब अपन क्या चाहते हैं कि देखो मार्केट में अपना सोशल नीड, अपनी जरूरत है, मार्केट में बैठना उठना, अपना स्टेटस होना चाहिए मेंटेन सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे जाना जाए, मेरे थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जाना जाए, ये रिलेटनेस होना चाहिए, बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। तो जो अपन ने दो चीजें पढ़ी थी उसके अंदर क्या क्या पढ़ी थी, एक तो बोलता है बिलोंगिंग नीड्स, उसके अंदर पढ़ी थी अपने किसी मैस्लो में, प्लस उसके साथ क्या, एस्टीम नीड्स, ये दोनों को यहां पे मर्ज कर दिया और ये बना दिया रिलेटनेस बना दिया इसने। वो की वो सारी बातें यहां पे कह रहा है कि अपना क्या होना चाहिए, सोशल नीड के साथ साथ मेरे एक रिलेशनशिप होना चाहिए अदर पीपल यानी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोग या उठना बैठना हो सबके साथ, प्लस मेरा स्टेटस होना चाहिए मार्केट के अंदर। एस्टीम नीड्स हो गया यानी मेरे पास अचीवमेंट, स्टेटस, रिवॉर्ड, पोजीशन, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीधी सी बात करूं, यानी उसको क्या चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, प्लस उसको पोजीशन समझ लो, आइडेंटिटी एंड पोजीशन समझ लो, ये दोनों चीज चाहिए। मेरे लोग मुझे जाने, आइडेंटिटी होनी चाहिए मेरी, मेरा स्टेटस होना चाहिए, मेरा पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, तो ई आर भी हो गया रिलेटनेस, जी। अब सब चीजें ओके चल रही है तो अब वो क्या चाहेगा, अब चाहेगा वो ग्रोथ। क्या चाहेगा, ग्रोथ। अब क्या चाहेगा वो, ग्रोथ। अब वो बंदा चाहेगा कि भैया मेरा ग्रोथ हो। अल्टीमेटली सबका यही होता है, हर किसी की यही चाहत होती है कि एक दिन में अच्छा पैसा वैसा कमा के अच्छी लाइफ सेट हो जाए, मेरी सब कुछ हो जाए। तो अल्टीमेटली वी नीड ग्रोथ एंड सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यानी क्या बात हुई, व्हेन वी सक्सेसफुली growing
वी फील a sense of wholeness, achievements, fulfillment। जब हम कोई चीज को हासिल कर लेते हैं, जैसे नौकरी वोकरी लगी, हमने सब कुछ कर लिया जिंदगी में, से पोजीशन भी मिल गई, स्टेटस भी मिल गई, सिक्योर भी है, साइकोलॉजिकल नीड, हमारी बेसिक नीड्स है उसकी भी पूर्ति हो रही है, उसके बाद हम क्या चाहते हैं, अब हम ग्रो करें, हम और ज्यादा ग्रो करें, और हम क्या चले, एक सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सेल्फ क्रिएटिव यानी जैसे हम ग्रो करेंगे हमें लगेगा आज जैसे अच्छी पोजीशन पे है और आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर कोई बंदा जैसे बंदा लेक्चरर बना, तो लेक्चरर बनने के बाद वो क्या सोचेगा, हमेशा लेक्चरर रहना चाहता है कि नहीं, अब वो चाहता है कि मैं डीन बनूं, डीन बनने के बाद मैं वीसी बनूं, वाइस चांसलर बनूं कॉलेज का, कॉलेज का वाइस चांसलर बनने के बाद मेरा और पॉलिटिकल में आगे हो, मुझे राज्यपाल बना दिया जाए। मतलब लाइफ टाइम तक उसको जिंदगी ग्रो होता रहे उसका, प्लस क्योंकि जो पीछे उसने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग ग्रो होना चाहिए, उससे नीचे ग्रो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सोचेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा अपनी जिंदगी में। जैसे उसका ग्रोथ होता जाएगा वो और काम करता जाएगा, आगे से आगे बढ़ने के लिए काम करता जाएगा, तो वो आखिर क्या है उसके सामने, जब उसके सामने किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव, किसी प्रकार का उद्देश्य होगा, तो वो मोटिवेट और ज्यादा होगा। तो बोलते हैं लास्ट आपका अल्टीमेटली गोल यही है कि ग्रोथ होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। और वो ग्रोथ जो मैस्लो ने बोला था पांचवा, वो क्या था, वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पढ़ा था अपन ने वहां पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यही है, यही जो पांचवा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, एक मिनट यार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, वही क्या है, वही ग्रोथ है किसका, एल्डरफर्ड का। किसका, एल्डरफर्ड का ग्रोथ जो उसका थ्योरी में नीड है, वो तीसरी नीड क्या है, वही है जो मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने देखो ई आर और जी से ग्रोथ, याद रखना इन चीजों को। उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, मैस्लो की जो थ्योरी थी यहां तक तो उसने बोल दिया ये तो क्या है, एग्जिस्टेंस। ये क्या है, यहां पे उसको क्या चाहिएगा, यहां पे रिलेटनेस चाहिएगा। क्या चाहिएगा, रिलेटनेस। और ये जो एरिया है यहां पे उसको क्या चाहिए, यहां पे उसको ग्रोथ चाहिए, आगे से आगे वो जिंदगी में बढ़ता रहे, ना कि वो नीचे गिरे, हमेशा ऊपर उठता रहे। राइट, ये है किसकी, ईआरजी थ्योरी बोला गया, जिसको बोला गया ईआरजी थ्योरी। किसने दिया था, एल्डरफर्ड ने दिया था। किसने दिया था, एल्डरफर्ड। ओके, एकदम इजी सिंपल, उसने लिमिटेशन लगा दी किसकी, मैस्लो की थ्योरी को, और उसने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। राइट, अब आपके सामने थ्योरी आती है इंपॉर्टेंट वन, वो है किसकी लेते अपन, एक मिनट, हर्जबर्ग की, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। क्या है, इसको क्या बोला जाता है, टू फैक्टर थ्योरी। किसकी, हर्जबर्ग की। टू फैक्टर थ्योरी क्या है, इसने बोला कि हर मोटिवेशन का, इंसान के मोटिवेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है वो आदमी, उसके मोटिवेशन का दो फैक्टर होते हैं मोटिवेशन करने के। क्या बोलते हैं, उसने सीधी सीधी बात कर दी, दो फैक्टर में खत्म कर दिया। हर्जबर्ग है क्या, उसकी बात करते हैं अपन। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम लिख दो, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नोट्स अवेलेबल है वैसे, इसके जो क्लास नोट्स है वो भी अवेलेबल करा दूंगा, आप और चाहो तो साथ साथ में बना सकते हो। ठीक है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, हमेशा खुद के नोट्स खुद ही बनाना चाहिए। हर्जबर्ग, जो कि इसने ये थ्योरी कब दी थी, ये दी थी 1959 के अंदर। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी इसने, उस बुक के तहत ये थ्योरी आई थी। बुक का नाम भी लिख लो आप, बुक का नाम लिख दो द मोटिवेशन टू वर्क, ये बुक का नाम है। इस बुक से इसने ये थ्योरी लॉन्च की थी। इसने एक्चुअल में जो थ्योरी की थी वो कितने लोगों पे, 200 प्रोफेशनल्स पे इसने क्या किया था, इंटरव्यू किया था उनका। 200 प्रोफेशनल्स का क्या किया था इसने, एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में उनसे बातें की कि भाई वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। इंटरव्यू किसके ऊपर किया, कि आप जो कार्य कर रहे हो उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जहां पे आप काम करो, उस काम में आप क्या हो, या तो आप क्या हो, प्लीज हो, प्लीज यानी बहुत खुश हो अपने काम से, सब ओके है, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड कह दो, सेटिस्फाइड हो। या कुछ बंदे होंगे जो क्या होंगे, अनप्लीज या डिसप्लीज कह दो, यानी वो खुश नहीं होगा, जिसका दूसरा नाम कह दो क्या, अनसेटिस्फाइड। भाई आदमी दो ही हो सकता है, या तो खुश या दुखी, तीसरा हो ही नहीं सकता, मैं कंफ्यूज हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंफ्यूज मतलब दुखी है, खत्म कर बात। तो उसने बोला दो फैक्टर ही काम करते हैं, या तो बंदा सेटिस्फाइड है या क्या है, डिससेटिस्फाइड है। या तो क्या है, सेटिस्फाइड है या डिसर्ड, या तो वो प्लीज्ड है या वो अनप्लीज्ड है या डिसप्लीज्ड है। ठीक है, 200 लोगों का उसने इंटरव्यू किया, प्रोफेशनल्स का, और उनसे बातें करी, भाई आप अपने काम से खुश हो कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्यों खुश नहीं हो, उनके कारण भी पूछे, इस तरीके से किया। यानी ये जो इंटरव्यू किया उनको क्या क्या, अबाउट देयर वर्क, उनके कामों के लिए, अबाउट देयर वर्क्स,
जो वो काम कर रहे हैं उन काम के ऊपर उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद पूछा कि भैया आप खुश हो क्या नहीं, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या है, कुछ दिक्कत है कि नहीं, वो सारी बातें करी। इसी से हाथ उसने अपनी थ्योरी रखी। उसने बोला, किसने, फ्रीडरिक ने, हर्जबर्ग ने क्या बोला 1959 में कि मोटिवेशन हमेशा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे फैक्टर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसी थ्योरी को देखना, इसी बात को इंटरव्यू से उसने एक निष्कर्ष निकाला। या तो हो सकता है जिसको टू फैक्टर थ्योरी बोला गया ना, ये टू फैक्टर क्या है, वो टू फैक्टर याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है, इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या रखा हुआ है, दूसरा नाम है इसका हाइजीन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, हाइजीन थ्योरी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको, हाइजीन थ्योरी, राइट। हाइजीन थ्योरी क्यों, अभी बताता हूं। पहले समझो टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको। टू फैक्टर या तो क्या हो सकता है, बंदा सेटिस्फाइड, क्या हो सकता है, सेटिस्फाइड। दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन, प्लीज, जो भी पढ़ा, या तो खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा, प्लीज होगा, राइट। या उसका एक और नाम रखा इसने, इसने बोला ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं मोटिवेटर फैक्टर। क्या बोलते हैं, मोटिवेटर फैक्टर। यानी बंदा खुश होगा, प्लीज्ड होगा, सेटिस्फाइड होगा तो मोटिवेट होगा, मोटिवेट होगा तो इस फैक्टर को बोलते हैं मोटिवेटर फैक्टर। क्या बोलते हैं, मोटिवेटर फैक्टर, राइट। दूसरी बात, मोटिवेटर फैक्टर हो गया। मोटिवेटर फैक्टर क्यों होगा वो प्लीज्ड और खुश, वो इसलिए होगा कि भैया उसको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है उसको, अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, अच्छे खासे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब उसको लोग पहचान रहे हैं, जो उसकी नीड्स है उसकी फुलफिलमेंट हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है उसको। और क्या, एडवांसमेंट हो रहा है, यानी उसकी तरक्की भी हो रही है भैया साथ ही साथ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ भी है, जो काम कर रहा है उसमें भाई आगे बढ़ने की चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि भाई ग्रोथ और रेस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बढ़ने की चांसेस भी ज्यादा है, और से और मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और मेरी ग्रोथ होगी, मैं आगे और बढ़ूंगा, ये सारी चीजें होगी तभी तो क्या होगा, वो मोटिवेटर होगा, यानी वो खुश होगा, यानी वो सेटिस्फाइड होगा। एक फैक्टर तो ये काम करता है। दूसरा फैक्टर वो बोले काम क्या करता है, वो काम करता है, वो बंदा क्या होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड होगा, डिससेटिस्फाइड मतलब अनप्लीज्ड होगा, अनप्लीज कर दो, डिसप्लीज कर दो, जो भी कर दो, ठीक है। वो अनप्लीज्ड होगा या डिसप्लीज्ड होगा, राइट। इसको उसने नाम दे दिया, इसको बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। इसको क्या नाम दे दिया उसने, हाइजीन फैक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं हाइजीन थ्योरी, ठीक है। दो फैक्टर बता दिए, दो फैक्टर इसने बता दिए क्या, या तो बंदा क्या होगा, प्लीज्ड होगा, या होगा अनप्लीज्ड होगा, प्लीज्ड होगा या अनप्लीज्ड होगा, ठीक है। ये इधर रख देते हैं, चलो इसको ऐसे इधर लिख दूंगा मैं। प्लीज होगा, अनप्लीज, प्लीज मैंने बता दिया यानी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब वो मोटिवेटर फैक्टर कह दिया उसका नाम। और दूसरा डिससेटिस्फाइड, उसको क्या बोल दिया, हाइजीन फैक्टर। क्या बोल दिया उसको, हाइजीन फैक्टर। ये क्या काम करता है, हाइजीन फैक्टर। यानी डिससेटिस्फाइड क्यों होगा, क्या कारण होगा जब डिससेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होगा कंपनी की पॉलिसी से, कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव से, एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर कंपनी के क्या टेक्निकल, जो भी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उससे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसलिए डिससेटिस्फाई, कमियां तो निकालेगा ना आखिर, तभी तो डिससेटिस्फाई होगा। और क्या हो सकता है, और भाई सैलरी, सबसे बड़ा डिससेटिस्फेक्शन का कारण आज की तारीख में क्या, सैलरी, तनख्वाह जितना काम करवाते उतना दे नहीं रहे, या मेरी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ नहीं हो रही, बिलोंगिंगनेस नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहा इस काम के कारण, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, या वहां का वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, वर्किंग कंडीशन वहां का सही नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, उस आदमी को डिससेटिस्फाई, ठीक है। या वहां पे स्टेटस उसको नहीं मिल रहा है, जो स्टेटस वो चाह रहा है वो स्टेटस नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कोरोना काल में, अभी कोरोना काल था, कोरोना काल में जैसे लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली, निकाल दिया, एकदम से निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, डिससेटिस्फाई हो गया। अब उस कंपनी में उसका मोटिवेशन उसमें खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि काम कभी भी निकाल सकते, सिक्योरिटी तो है नहीं, या फिर सैलरी दी नहीं लोगों को, बहुत कम सैलरी दी, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को कहीं वो रहे तो वहीं रहने दिया, कहीं जाने नहीं दिया तो पर्सनल लाइफ। तो ये सब कारण है जिससे वो क्या हो, वो डिससेटिस्फाई हो जाए, जिसको हाइजीन फैक्टर बोला किसने, हर्जबर्ग ने। किसने बोला, हर्जबर्ग ने क्या बोल दिया उसको, हाइजीन फैक्टर, राइट। अब ये बोलता है दो तरीके के फैक्टर आपको मैंने बता दिए, एक तो बता दिया मोटिवेटर फैक्टर, एक बता दिया मैंने आपको हाइजीन फैक्टर, राइट। ये बोलता है ये दोनों फैक्टर को आपको क्या बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप इन दोनों फैक्टर को, दो फैक्टर जो टू फैक्टर्स है, उन दोनों फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। यानी बंदा सेटिस्फाई जो है उसको सेटिस्फाई रखो, वो डिससेटिस्फाई की तरफ ना चला जाए, और जो डिससेटिस्फाई है उसको सेटिस्फाई की तरफ
लाया जाए। तो इनको एडजस्टमेंट करके आपको चलना पड़ेगा, इनको सही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। और मेंटेनेंस करने के लिए तभी इस हाइजीन फैक्टर को दूसरा नाम क्या बोला गया, इस हाइजीन फैक्टर का दूसरा नाम बोला गया मेंटेनेंस फैक्टर। ध्यान रखना, इसका एक और नाम रखा गया मेंटेनेंस फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोला जाता है इसको, याद रखना। डिससेटिस्फाई, अनप्लीज्ड, हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस नाम क्यों रखा, क्यों भैया इन चीजों पे आपको, इन फैक्टर्स पे आपको काम करना है, तभी वो डिससेटिस्फाई या हाइजीन जो फैक्टर जो लागू हुआ आपके यहाँ, डिससेटिस्फाई है जो बंदा, वो सेटिस्फाई हो पाएगा और आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, राइट। यानी आपको मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टू अवॉइड मेंटेनेंस क्यों करना पड़ेगा, कि टू अवॉइड डिससेटिस्फिकेशन। जो डिससेटिस्फिकेशन आपके यहाँ पे हुआ है, उस डिससेटिस्फिकेशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। ये होगी टू फैक्टर। एक और चीज जो बोलता है, समझ आई यहां तक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही, आई होप नहीं होनी चाहिए। दो फैक्टर थ्योरी के अंदर एक सेटिस्फाई एक डिससेटिस्फाई, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस करके चलना है ताकि डिससेटिस्फिकेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, राइट। फिर ये चीज बोलता है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि जो बंदा सेटिस्फाइड है, सेटिस्फिकेशन कैन नॉट बी, या ये समझ लो, एक ही लाइन लिख लेता हूं मैं, नोट करके यहां लिख लो, these two factors cannot be opposite each other। ये भी ध्यान रखना, नॉर्मली आप क्या सोच लेते हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो सेटिस्फाई है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, ये आप सोच लेते हो। यानी जो बंदा सेटिस्फाइड है, जहां सेटिस्फिकेशन है वहां डिससेटिस्फिकेशन नहीं है, ये आपका सोचना गलत है। हो सकता है वो सेटिस्फिकेशन है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी पार्ट में डिससेटिस्फिकेशन भी हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं जो बंदा सेटिस्फाई है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, वो आगे जाके हो जाएगा नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड मतलब कोई आदमी उस स्तर तक सेटिस्फाई नहीं हो, ये बात अलग होती है। डिससेटिस्फाई होना पूरा ही अलग चीज हो जाती है। यानी अब उसकी काम करने की इच्छा ही मर गई है, अब वो काम करना ही नहीं चाहता, वो टोटली क्या हो गया, रिबेल हो गया, वो टोटली अगेंस्ट हो गया, उसे बोला जाता है डिससेटिस्फाइड। यानी अगर कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली डिससेटिस्फिकेशन है पे चला गया, हाँ अभी सेटिस्फाई नहीं है, आगे जाके सेटिस्फाई हो जाएगा, सैलरी बढ़ाते सेटिस्फाई हो जाएगा। और डिससेटिस्फिकेशन अगर कोई बंदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिससेटिस्फिकेशन से आ गया तो वो सेटिस्फाई हो गया, हाँ कुछ हद तक उस कंपनी के लिए उसकी नजरिया बदल गया, या कहीं तक वो डिससेटिस्फैक्शन लेवल से बाहर आ गया, लेकिन पूरा सेटिस्फिकेशन नहीं आया। तो इसको एडजस्ट करना है आपको, यानी बंदे को सेटिस्फिकेशन और डिससेटिस्फिकेशन लेवल को एडजस्टमेंट करना, यही इस थ्योरी का मेन रोल है कि इनके बीच में एडजस्टमेंट करना और इनके बीच में क्या करना, मेंटेनेंस करना, इनके बीच में मेंटेनेंस करना। तो इसको क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोला जाता है। ये हो गया भाई कौन, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, राइट। आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आएगी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। 47-48 मिनट की क्लास होगी, तो 15-20 मिनट की क्लास में अलग से रख लेता हूँ पार्ट 2 आपको, तो नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी, चलो होने दो। चलो नेक्स्ट, सबसे लास्ट है उसको भी ले लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में। अब आपके सामने कौन आया, मैकलेंड्स। कौन आया, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। ये भाई साहब क्या बोलते हैं उसको भी समझ लो आप, ये भी 3 थ्योरी बोलता है इसको, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एक्वायर्ड नीड थ्योरी। दूसरा इसको क्या नाम से जाना जाता है, एक्वायर्ड नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी समझेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम है डेविड मैकलेंड्स, ठीक है। इसने क्या दी, इसने ये नीड थ्योरी दी। ये नीड थ्योरी कब दी, इसने दी 1961 में। और एक नाम से जो मैंने शुरू में बताया आपको, 3 नीड थ्योरी भी बोला जाता है, या 3 नीड मॉडल भी इसको बोला जाता है, राइट। 3 नीड मॉडल थ्योरी कह दो या 3 नीड मॉडल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ये भी इसको बोला जाता है, ठीक है। डेविड मैकलेंड, इसने क्या बोला समझेगा, इसने बोला 3 चीजें होती है, सेम ही बात बोलेगा, ये भी कुछ ज्यादा अलग नहीं, सिर्फ नाम चेंज कर लिया। इसने बोला सबसे पहले आता है अचीवमेंट, सबसे पहले क्या आता है, अचीवमेंट। एक नाम और इसका वो भी लिख लेता हूं मैं, लर्नर्स नीड थ्योरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। सीखने वालों की लर्नर्स नीड थ्योरी, ठीक है, राइट। और ये जो थ्योरी इसने डेवलप की थी डेविड ने मैकलेंड ने, वो क्या बोली थी, इसने कैसे की थी, दे डेवलप थ्रू ओन कल्चर एंड
लाइफ एक्सपीरियंस। ये बोलता है हर इंसान की मोटिवेशन की जो तीन मैं बातें, तीन नीड थ्योरी बता रहा हूं, ये डिपेंड करेगी हर इंसान के खुद के कल्चर और खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से। वेराई कर सकती है हर इंसान के ऊपर, डिपेंड करेगा उसका कल्चर, उसका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन बातें इन तीन के इर्द गिर्द रहेगी। क्या वो तीन बातें हैं? सबसे पहली बात इसने बोली अचीवमेंट। क्या बोला? अचीवमेंट, जिसको उसने नाम दे दिया एनएक। ठीक है, एनएक का मतलब इससे डिनोट करता था ये, इसका मतलब हुआ अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट नीड, जो पहली नीड है वो क्या है? अचीवमेंट नीड्स है। ठीक है, ये होता है people with a high need for achievements avoid low risk situations। एक बात, सीधी सी बात कह दी इसने, कुछ बंदे होते हैं उनका नेचर होता है अचीवमेंट वाले। अचीवमेंट वाले बंदे कौन होते हैं? वो हमेशा हाई नीड, उनके अंदर सबसे ज्यादा भूख जो लगी रहती है वो किसकी रहती है? तरक्की की भूख लगी रहती है, अचीवमेंट की, कुछ ना कुछ हासिल करे, कुछ ना कुछ हासिल करे जिंदगी के अंदर, यानी रिजल्ट पहले चाहिए। आज एग्जाम देके शाम तक बोलेंगे अच्छा अच्छा की आई कि नहीं आई, ये आई कि नहीं, फटाफट वो क्या करेंगे, की को मिलाएंगे, रिजल्ट की आंसर की को मिलाएंगे, इधर उधर वीडियो देखेंगे, आंसर की चेक करेंगे। और उन लोगों के अंदर क्या होता है? अचीवमेंट का भाव ज्यादा होता है। अचीवमेंट का यानी फटाफट रिजल्ट पता चल जाए कि भाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट मुझे मिलनी चाहिए चीजें। ये हमेशा जनरली लो रिस्क सिचुएशन को अवॉइड करता है, यानी अपोजिट बोलूं तो ये हमेशा हाई रिस्क सिचुएशन में रहेंगे। किस पर रहेंगे? हाई रिस्क सिचुएशन को हमेशा क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लो रिस्क सिचुएशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। हाई रिस्क सिचुएशन का मतलब वो हमेशा ही ऐसे काम करेंगे जो हाईली रिस्क हो, क्योंकि उनको अचीवमेंट, उनको ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट की चिंता होती है और अचीवमेंट उनको चाहिए होता है। ठीक है, इनको हमेशा क्या चाहिए होता है? इनको हमेशा इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है। जो भी काम किया उसका हाथों हाथ फीडबैक चाहिए, यानी जो भी काम किया उसका हाथों क्या? इमीडिएट फीडबैक चाहिए। उसके अलावा ये क्या है? कंसिस्टेंसी रहती है इनके अंदर। कंसिस्टेंसी कैसे? यानी जिस काम के पीछे लग गए वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता ये लगे रहते हैं उसके पीछे, बीच में वो छोड़ते नहीं है। ऐसे बंदों को बोलते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट नीड्स होती है इनके अंदर। क्या होती है? अचीवमेंट। उसने शुरू में कह दिया कि मेरे जो भी नीड्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? अपने खुद के कल्चर और लाइफ एक्सपीरियंस से डिपेंड करेगा। किसी के अचीवमेंट की नीड्स होती है तो अचीवमेंट के लिए हाई रिस्क जोन पे जाएगा, और उसकी रिस्क, उसको चाहिए क्या? अचीवमेंट चाहिए, यानी वो हर वो चीज करेगा, टोटली अपने आप मोटिवेटेड होगा, अपने अंदर से इंटरनल मोटिवेट होगा कि उसको फटाफट क्या हो? अचीवमेंट मिले। तो इस तरीके के बंदे जो होते हैं वो अचीवमेंट के लिए मोटिवेट होते हैं, यानी उनके जिंदगी में अगर आपने बोलते हैं किक नहीं है, सलमान खान बोलते हैं जिंदगी में किक नहीं है, तो अगर उनके जिंदगी में कोई किक नहीं आई तो वो क्या हो जाएंगे? डीमोटिवेट हो जाएंगे, बुरी तरह से अपने आप को, उनका मन नहीं लगेगा या उनको मजा नहीं आएगा। उनको चाहिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ हाई रिस्क टेकिंग, अचीवमेंट चाहिए, फटाफट कुछ हासिल करना, और उसके पीछे लग जाएंगे, उनको बड़ा मजा आता है उसके अंदर। तो कि इस तरीके के लोग होते हैं जो अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो एफिलिएशन से, एफिलिएशन का मतलब क्या हुआ? जिसको एन एफ नाम दे दिया इसने, ये हो गए दूसरे, जिसको हम दूसरा सिंपल सी बात करते हो बिलोंगिंग, जो अपन ने बोला बिलोंगिंग नीड्स। यानी होता है ना, कई लोग आपने मूवीज में देखा होगा ना कि भाई हमें, उनको दूसरी चीजों को कुछ नहीं, उनको ये होना चाहिए कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उनका फैमिली जैसा नाता हो जाए, यानी उसको अपनापन होना चाहिए। वहां पे जहां पे उनको अपनापन लगेगा वहां पे वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। यानी अपनापन खत्म तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? डीमोटिवेट हो जाएंगे। यानी अगर इनकी बात करो, डेफिनेशन बोलूं तो ये जो है ना, नीड, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए नीड हार्मोनियस रिलेशनशिप। इनको क्या चाहिए? नीड हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ अदर पीपल्स। यानी वर्किंग कंडीशन में इनको अपनायत नहीं लगी तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? वहां काम नहीं है, मोटिवेट नहीं होंगे उस काम के लिए। एंड नीड टू फील एक्सेप्टेड बाय अदर पर्सन। भाई एनवायरमेंट भी अच्छा चाहिए, और उसके अलावा उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भाई दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट भी करें, अपनापन बनाए, अपना लगे, ऑर्गेनाइजेशन अपना मानती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ कर देंगे, और ये भयंकर तरीके से मोटिवेट होंगे जब उनके लिए अपनापन होगा। जैसे कुछ नहीं, सीईओ आके रोज मिल ले, अरे भैया कैसे चल रहा है, अरे भैया आपका नाम से जानते हैं, या फिर किसी प्रकार का उनको मोटिवेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रख ले, उनकी फैमिली गेट टुगेदर रख ले, मतलब उनको अपनापन लगे कि आप हमारे परिवार की तरह, आप हमारे बिजनेस के, मतलब बिजनेस के लिए हम आपको फायदा नहीं उठा रहे, आप हमारे परिवार की तरह, हम आपको सैलरी दे रहे, आप काम करो, ये अलग मैटर हो गया,
इसके अलावा आपको हम इंसान मानते हैं, आप हमारी फैमिली तरह के लोग हो, तो उनको क्या होगा कि यस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक्सेप्ट किया, या ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का व्यवहार है कि वो क्या हो, अपना हित लग रही है उसको, या मुझे फैमिली की तरह ऑर्गेनाइजेशन है संगठन मेरा, तो वो ऑटोमेटिक ही क्या रहेंगे, मोटिवेटेड। पहले पर्सन कौन थे, जो अचीवमेंट्स है उनको कोई मतलब नहीं है, अचीवमेंट कुछ ना कुछ किक होनी चाहिए जिंदगी में। दूसरे कौन, जहां अपना हित होगी वहां अपना काम करेंगे, उनको पैसा वैसा से कोई मतलब नहीं, सैलरी चाहे इनको कम भी दे दो, ये ऑटोमेटिक मोटिवेट रहते हैं। या फिर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में ये भी कह सकता हूं, ये वो लोग हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट को अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस भी दे दी, आफ्टर सेल सर्विस दी और फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, तो आपने यहां क्या किया, आफ्टर सेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी और आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दी घर जाकर, तो क्या होगा जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल एलजी की कोई चीज लाई, या अभी अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आईफोन समझ लो, एप्पल समझ लो, ठीक है, अच्छी तरह समझोगे आप। एप्पल का कोई प्रोडक्ट लिया और एप्पल के प्रोडक्ट को आपको जैसे कोई खराबी आई, आपने उनको बोला और बोले अरे सर आप तो हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, अरे सर हम आपके बैंक्स हो गए, बैंक्स आफ्टर सेल सर्विस अच्छी तरह से जानती है, यानी वो टोटल उसको क्लाइंट के डोर स्टेप सर्विस देती है। तो ये क्या है, ये अपना है। तो अब वो जिंदगी में भी जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, तो जिंदगी में भी वो बंदा हर चीज वहां अपना डीमेट वहां खुलवाएगा, करंट अकाउंट वहां खुलवाएगा, सेविंग अकाउंट, क्यों, ऑटोमेटिक मोटिवेटेड है किसके लिए, उस पर्टिकुलर बैंक्स के लिए, यानी पॉजिटिविटी उस बैंक के लिए, उसके लिए। ऐसे ही एम्प्लॉय होते हैं, अगर वहां पे उसको अपनायत लगेगी तो वो मोटिवेटेड रहेगा। तो ये जो अपना डेविड मैकलेंड है, ये बोलता है आदमी या तो अचीवमेंट से होता है, या तो अचीवमेंट से होता है, या एफिलिएशन से होता है, यानी बिलोंगिंगनेस से होता है, या फिर तीसरा बोलता है कुछ बंदे होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, पावर। अगर उनको पावर हाथ में दे दी, दैट मीन्स उनको हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे हाथ में पावर है। तो अगर उनके हाथ में पावर होगी और उनको ये फील होगा उनकी ये जरूरत है पावर, अगर पावर उनको दे दी तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। पावर भी दो तरीके की, इसको एंड पावर कह दिया इन्होंने, याद रखना ये नोट्स में सब दे रखा है, ठीक है। दो तरीके की पावर होती है, ये समझ लीजिएगा, छोटा सा पावर दो तरीके की होती है। एक होती है पर्सनल पावर, पर्सनल, एक होती है इंस्टीट्यूशनल पावर, पावर जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं सोशल पावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोशल पावर, सोशल पावर। पर्सनल पावर तो क्या मतलब, एक बंदे को आपने क्या बना दिया, एक बंदे को आपने बना दिया कि भाई आप डायरेक्ट करोगे। हर किसी को दो तरह की पावर की इच्छा होती है, सीधी बात होता है। एक होता है पर्सनल पावर, यानी मैं कह रहा हूं टॉप पे, जैसे कि कलेक्टर वलेक्टर हो गया, ये सब क्या है, ये पर्सनल पावर लेके चलते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बिजनेसमैन है, राइट, और या फिर कोई गुंडा वुंडा हो गया, इस तरीके से इसका खुद का रुतबा चलता है पर्सनली। वो क्या करते हैं, वो हमेशा कहते हैं, ये चाहते हैं वांट टू डायरेक्ट अदर, वो दूसरों को हमेशा क्या चाहते हैं कि भाई मैं जो बोलूं वो करे, मैं जो डायरेक्शन दूंगा वही करे, ये मेरे पास पावर होनी चाहिए। एक होती है इंस्टीट्यूशनल पावर, जो सोशल पावर होती है। ये क्या होती है, ये होती है वांट टू ऑर्गेनाइज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स फॉर गुड ऑफ फॉर गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने के लिए सब लोगों को क्या करे, इस तरीके की पावर, इंस्टीट्यूशनल सोशल पावर, कि वो क्या करे, उनको इन्फ्लुएंस करे एक साथ। जैसे मैनेजर है जो सोशल, एक मैनेजमेंट का जो मैनेजर होगा उसके पास इंस्टीट्यूशनल पावर होगा। उसको पावर किसने दी, संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने। उसका काम क्या, सबको साथ रख के एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल को हासिल करे। ये होगा सोशल पावर, यानी सबको साथ लेके। ऐसा कोई बड़ा पावर उसके पास नहीं है कि वो किसी को निकाल सकेगा या कुछ कर सकेगा, वो पावर किसी एक को दे रखा होता है ऊपर उसके भी। उसका काम क्या है, सबके साथ रहेगा। जैसे सुपरवाइजर हो गया, सबको साथ लेके काम करेगा, वो किसी को ऐसे आराम से निकाल नहीं सकेगा, निकालने के लिए उसको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो दो तरीके की पावर हो गए, एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनल पावर, एक हो गया पर्सनल पावर। हर कोई चाहता है ये पावर है, लेकिन सबसे बेस्ट पावर ये है, यानी ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा इफेक्टिव रहेगा। ये पावर कौन सा, इंस्टीट्यूशनल पावर, जहां पे क्या होगा, सबको साथ में मिला के एफर्ट्स करवा के क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल हो सके, राइट। ये हमेशा रहेगा, ओके। और ये जो पावर वाले लोग हैं, इनको हमेशा क्या रहेगा, इनको ये हमेशा सेटिस्फाई क्या होंगे, ये सेटिस्फाई तभी होंगे बाय हायर अथॉरिटी। इनके पास क्या हो, हायर अथॉरिटी समझ लो, या क्या समझ लो, हायर पोजीशन। ये हमेशा तभी मोटिवेट रहेंगे जब ये हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन के ऊपर ये बने हुए रहे, राइट, समझे। तो बोले दुनिया में तीन तरीके की, कैलेंडर क्या बोलता है अपना ये भाई साहब डेविड मैकलेंड, ये बोलता है अचीवमेंट वाले लोग भी होते हैं, एफिलिएशन वाले लोग भी होते हैं, और कौन होते हैं, पावर वाले।
तो हर किसी की नीड तीन में बांट दी इसने कि तीन तरह के ही हो सकते हैं, या तो वो अचीवमेंट वाला है तो उसको कोई चीज की फर्क नहीं पड़ेगा, बिलोंगिंग वाला है तो उसको क्या अपनायत वाली चीज चाहिए कि यानी अपनापन लगना चाहिए, और तीसरा हो गया पावर, पावर वाला हो गया तो उसको हमेशा क्या रहेगा, वो मोटिवेट रहेगा, तब उसके पास क्या रहेगी, अथॉरिटी पावर पोजीशन रहेगी। तो राइट, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया चैप्टर, 1 घंटे का हो गया राइट, क्योंकि मुझे नीड हायर चाहिए वापस पढ़ाना पड़ गया राइट। और यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पूरी कंप्लीट करता हूं मैं आपकी, उसके अंदर सारी मोटिवेशन की थ्योरीज मैंने ले ली, कंटेंट वाली भी ले ली और प्रोसेस वाली भी ले ली। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें अपने पढ़ा कौन सा, एल्डरफर का पढ़ा अपने, हजरबर्ग का पढ़ा और मैकलेंड का पढ़ा, इन तीनों का पढ़ा, और उसके साथ मैस्लो की हायरची नीड हायरची थ्योरी पढ़ी राइट। आई होप जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में वो आपको समझ में आया होगा, आई होप वो आपके लिए काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।